प्रवीण भाई, मेरा नाम शोएब है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। यहीं पर मैं एक बड़ी कंपनी में एसी इंस्टॉलेशन का काम करता था। कंपनी तो बड़ी थी पर सैलरी बहुत कम। इस वजह से मैं थोड़ा तनाव में रहता था। मेरे घर वालों और दोस्तों को ये बात पता थी। एक दिन मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि गुड़गांव में कुछ नौकरियां निकली हैं और काम यही था जो मैं अभी कर रहा था, पर सैलरी यहाँ से 3 गुना ज़्यादा थी। ऊपर से रहना खाना पीना उन्हीं की साइड से था। मुझे तो ये काफ़ी सही लगा, पर मेरे घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। माँ कहती थी कि थोड़ा कमाओ चलेगा, पर यहीं हमारे सामने रहो। मैं माँ को हर रोज़ समझाता था और उन्हें समझाने में ही महीना भर लग गया। वहाँ नौकरियों की भर्तियाँ शुरू हो गई थी। मैंने माँ को कहा कि मैं छुट्टियों में आता रहूँगा, आप परेशान ना हो। उनको बस यही था कि दूर चला जाएगा तो मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मैंने कहा माँ, रोज़ काम से आने के बाद मैं तुझे वीडियो कॉल किया करूँगा, इस बात को लेकर परेशान ना हो। माँ बड़ी मुश्किल से मानी थी। खैर मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन भी हो गया और 15 दिनों बाद मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सारी तैयारियां कर चुका था, पर पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। हमारे घर में मैं पहला ऐसा था जो नौकरी के लिए घर से दूर जा रहा था। गुड़गांव या उसके आसपास हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, ना मैंने वो जगह कभी देखी थी। अब मैं जिस कंपनी में लगा था वो कंपनी अच्छी खासी बड़ी थी। ये काम मुझे आता भी अच्छे से था, तो यहाँ के कई सारे लड़के मुझे रिपोर्टिंग करने लगे। 2014 जून महीने की बात है। हमारी कंपनी को एक अर्जेंट ईमेल आई। एक हॉस्पिटल में कुछ एसी लगाने थे। उस दिन हमारी पहले से ही बुकिंग थी, पर मेरे मैनेजर ने कहा कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है और आज ही करना है, चाहे रात को ही क्यों ना करना पड़े। हमने दिन भर का काम ख़त्म किया और रात होते होते हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। हम जैसे जैसे उस तरफ जा रहे थे, मैं देख रहा था कि ये जगह शहर से काफ़ी दूर है। जब लोकेशन पर पहुंचे तो देखा कि ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना सा है और इसे कोई रेनोवेट करवा रहा था। कंपनी की गाड़ी में थे हम और गाड़ी हॉस्पिटल के पास जाके रोकी। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी बात हुई। वो हमें स्टोर रूम में लेके गया जहाँ पर नए एसी रखे हुए थे। फिर उसने हमें बताया कि कहाँ कहाँ एसी लगाने हैं। बता के वो कहने लगा, मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं घर जा रहा हूँ, तुम अपना काम देख लेना और बाकी कुछ ज़रूरत हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। हमने उसे कहा भी कि कुछ देर और रुक जाओ, पर वो नहीं माना। उसने कहा कि आप लोग कंपनी से आए हो तो पूरा भरोसा है, आप देख लोगे। वो बिल्कुल नए एसी हमारे भरोसे छोड़ के चला गया। उस वक्त हॉस्पिटल में बस हम 3 लोग थे, मैं और मेरे साथ मेरे 2 हेल्पर। काम इतना नहीं था, पर वो जगह बहुत सुनसान सी थी। आप खुद सोचिए, एक पुराना सा हॉस्पिटल और आसपास कोई घर या दुकान नहीं। बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने यहाँ आके। अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल था। 1.5-2 घंटे तो हमें ढूंढने में लग गए कि कहाँ एसी लगाना है, कहाँ आउटर लगाना है। हम पॉइंट्स ढूंढते रह गए। लगभग रात के 12:30 बजने को थे। हमने ड्रिल करना स्टार्ट किया और जब मैंने ड्रिल किया तो वहाँ की दीवार से खून की एक बहुत बारीक सी लकीर उस दीवार पर फैल गई। कुछ छींटे तो मेरी कमीज पर भी आ गई। ये देख के हम तीनों घबरा गए। कुछ समझ ना आए कि ये क्या हुआ। मैंने अपने हेल्पर को कहा कि डरो मत। कई बार ड्रिल करते वक्त पानी का पाइप फट जाता है और वो पानी जब ईंटों के साथ मिलके बाहर आता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, पर इस बार मुझे लगा जैसे कुछ अलग है। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। बस इस पॉइंट को यूं ही छोड़ हम दूसरे पॉइंट पर गए। मेरे साथ ये दोनों बंदे फरीदाबाद के रहने वाले थे। उनमें से एक ने कहा, सर ये हॉस्पिटल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्यों ना हम दिन के वक्त आके एसी लगा दें। मैंने कहा, भाई मैं कौन सा शौक से कर रहा हूँ, तुम्हें भी पता है ना ऊपर से ऑर्डर है और ये काम आज ही करना है। डर तो मैं भी बहुत रहा था अंदर से, लेकिन काम करना भी मजबूरी थी हमारी। खैर हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचे। निशान लगा के मैं ड्रिल करने लगा। ड्रिल करने के बाद मैंने हेल्पर को कहा, मैं गैस का पाइप बाहर निकाल रहा हूँ, तू छत पर जाओ और इसे खींच।
पर वो अकेला छत पर जाने को तैयार नहीं था। तो मैंने दूसरे बंदे को कहा कि यार तू भी इसके साथ ऊपर चला जा। एक तो वहाँ लिफ्ट वगैरह चल नहीं रही थी। वो सीढ़ियों से ऊपर गए। मैंने पाइप बाहर निकाला और हेल्पर को फ़ोन किया। उसे बता रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है। पाइप ऊपर की तरफ पहुंचने ही वाला था। मैंने हेल्पर को कहा छेद में हाथ डालो और पाइप खींच के निकाल लो। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा मुझे हेल्पर की चीख सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मैं छत की तरफ भागा। मेरे दिमाग में ये था कि उसे करंट वगैरह ना लग गया हो। जब मैं छत पर उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दोनों डरे सहमे से उस छेद की तरफ देख रहे थे जिसमें से पाइप निकला हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उसमें से एक ने अपना हाथ मेरे सामने कर दिया। उसके हाथों पर किसी के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा हो। मैं हैरान परेशान चारों तरफ देखने लगा कि ऐसा कौन है यहाँ जिसने इसके हाथों पर झपट्टा मारा है। मुझे दूसरे बंदे ने कहा सर जब इसने पाइप निकालने के लिए उस छेद में हाथ डाला तब ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो और वो इसे अंदर खींच रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बाहर की तरफ खींचा। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी। मैंने तब उस छेद में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और जिसके हाथ में वो निशान बने थे उसने काम करने से अब मना कर दिया। कहने लगा सर अब मैं वापस जा रहा हूं। वो इतना घबरा चुका था कि ये कहते ही वो चला गया। अब उस जगह पर बस हम दोनों रह गए थे। दूसरे हेल्पर ने कहा सर यहाँ पे आप मानो या ना मानो कुछ भूत प्रेत जैसा है और वो हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मैं भी मानता हूँ ये सब, पर मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता यहाँ से। ऐसा कर आधा घंटा आराम से बैठ के देखते हैं कि क्या है। कुछ होगा तो सामने आ जाएगा। और फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। पिछले आधे घंटे में वहां कुछ भी नहीं हुआ और मैंने उससे कहा चल बेटा अब काम पे लग जा, जल्दी से काम खत्म कर यहाँ से निकलते हैं। हम वापस से काम पे लग गए। जब हम इनर यूनिट लगा रहे थे तो बाहर कॉरिडोर से हमें किसी के कदमों की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग बात करते हुए हमारे कमरे की तरफ आ रहे हैं। हमें लगा शायद हमारी मदद के लिए कोई आ रहा है। वो आवाज सुन के हमने थोड़ी राहत की सांस ली, पर वो आवाज हमारे कमरे तक आके रुक जाती है और दोबारा से वो आवाज दूर से हमारे कमरे की तरफ आती सुनाई देती है और फिर से कमरे के पास आके रुक जाती है। मैंने हेल्पर को कहा बाहर जाके उन्हें कमरे के अंदर ले आ, शायद उन्हें पता नहीं है कि हम किस कमरे में हैं। हेल्पर बाहर चला गया, उन्हें ढूंढने लगा और थोड़ी देर में वापस कमरे में आके खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। कहने लगा सर बाहर तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज़ किसकी आ रही थी। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि हो सकता है वो लोग वापस चले गए हों। उसने कहा सर उनकी आवाज़ आते ही मैं बाहर गया था, अगर कोई जा रहा होता तो मुझे नज़र तो आता ना। मैंने उससे कहा कि देखो यार अगर तुम इतना डरोगे तो काम खत्म करके हम कैसे जा पाएंगे। तुम अपना ध्यान काम पर रखो बस, और जो हो रहा है उसे इग्नोर करो। भले ही ये बात मैं उससे कह रहा था, पर मेरा खुद का ध्यान भी उन्हीं चीजों पर था। अब ये दूसरा एसी था जिसका पाइप छत पर खींचना था। मैंने उससे ऊपर जाने को कहा, पर उसने छत पर जाने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम यहीं रहो, मैं छत पर जाता हूँ। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था तब मैंने देखा कि किसी एक कमरे की लाइट जल रही है। ये वो वाली लाइट थी जब पेशेंट को कुछ चाहिए होता है तो वो लाइट का बटन दबा देता है। मैं सोच रहा था कि कौन हो सकता है, जाके देखूं तो सही। मैं बहुत धीमे कदमों के साथ उस तरफ जाने लगा। कमरे के बाहर कान लगा के सुनने लगा कि कौन है। ध्यान देने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खोला और देखने लगा। वहां मुझे कोई नजर नहीं आया, पर एक बेड अभी तक हिल रहा था। लग रहा था जैसे कोई मेरे आते ही उस बेड से उठकर भागा है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, मैं दरवाजे पर हूं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि तू यहां से निकल, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। मैं बस इसलिए रुका हुआ था कि जॉब हाथ से न निकल जाए। कंपनी ये बात मानेगी नहीं,
मेरे दिमाग में अजीब अजीब चीजें आ रही थी। मैं वापस से सीढ़ियों की तरफ जाने लगा कि तभी पीछे से मेरा हेल्पर लंगड़ाता हुआ भागता हुआ आ रहा था। वो कहने लगा, सर मैं सीढ़ियां लगा के ऊपर चढ़ा हुआ था कि किसी ने वो सीढ़ियां खींच दी। वो नीचे गिरा जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर में चोट आ गई। मैंने उसे समझाया कि सीढ़ी स्लिप हो गई होगी यार, तुम्हें कोई वहम हुआ है। इस पर वो गुस्से में बोला, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं ये काम पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ। आप छोड़िए इस काम को और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस जगह पर किसी को हमारी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी इसी वजह से चला गया था। उसे पता होगा कि रात में यहाँ पे क्या होता है। अभी हम ये बातें कह ही रहे थे और वहाँ की खामोशी में दोबारा से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे वो आवाज़ ऐसी हो गई जैसे कोई भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मैंने हेल्पर को वहीं बैठा दिया और खुद जाके देखने लगा कि कहीं कोई हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब मैं उन आवाज़ों को फॉलो करने लगा। मुझे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था और अचानक से एक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो भागने की आवाज़ अब उस कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैं डर भी रहा था पर मुझे देखना था कि ये है कौन। तभी मेरे दूसरी तरफ की किसी खिड़की से गुर्राने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो वहां से। मैं अब उस कमरे की तरफ जाने लगा। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर गुप अंधेरा और अब वो आवाज़ आनी भी बंद। वहां लाइट जलाई तो कोई नहीं था। अब मैं वापस से उस कमरे की तरफ जाने लगा जहां से वो भागने की आवाज़ आई थी। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा धीमे से खोला तो देखा कि वहां 8-10 बौने जो दिखने में बड़े भयानक से थे। मैं उन्हें देखते ही वहां से वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। मुझे पीछे से उनके भी भागने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देख सकूं। मैं अपने हेल्पर के पास पहुंचा, उसे कंधे पर उठाया और छत की तरफ भागने लगा। ऊपर आते ही मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। हेल्पर को दिलासा देते हुए कहा कि मैं मदद के लिए किसी को बुलाता हूं, तुम शांत हो जाओ। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया पर आधी रात के वक्त कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मैं बैठ गए। वो आवाज़ कभी ऊपर आती कभी नीचे चली जाती। मैंने हेल्पर को वो बोनो वाली बात बताई नहीं थी। नीचे से कई सारे लोगों के चीखने की और गुर्राने की आवाज़ एक साथ आ रही थी। सुबह के 4 बजने को थे। इतने में मेरा फ़ोन बजा। जल्दबाजी में वो फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे दोस्त का कॉल था। वो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा था। मैंने उससे कहा कि भाई 4-5 बंदों को लेके तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। ये जगह थी भी इतनी दूर कि उन्हें पहुंचने में घंटा भर लग गया। सुबह की हल्की सी रोशनी हो चुकी थी पर हम लोग फिर भी नीचे नहीं गए और उनके आते ही हमने उन्हें ऊपर बुला लिया। फिर उनके साथ वहां से निकले। मैंने उसी दिन जाके ये बात अपनी कंपनी में बताई तो उन्होंने हॉस्पिटल के खिलाफ FIR लिखवाई। जब पुलिस वहां गई और उन्होंने छानबीन की तो उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके बाद उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया और वहां का रेनोवेशन का काम भी बंद कर दिया गया। आज तक उस जगह का काम रुका पड़ा है। जो कुछ भी हुआ वो बड़ा खौफनाक था। बाद में जब मैंने अपने दोनों हेल्पर को वो बोनो वाली बात बताई तो उनकी हवाइयाँ उड़ गई। इस केस के बाद कंपनी ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किए। रात को कोई भी काम करेगा तो क्लाइंट की तरफ से उसे सिक्योरिटी दी जाएगी और कंपनी की तरफ से भी। पर इस केस के बाद मैंने रात को कोई भी काम अपने हाथ में लेने से मना कर दिया। मैं पहले इन चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखता था पर खुद के साथ बीती तो पता चला।